गुड इवनिंग फ्रेंड। मिस्टर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बिहार SCERT इतिहास के अंतर्गत दूसरा चैप्टर अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने इसका पहला चैप्टर भौगोलिक खोज का वीडियो डाल दिया है। जिन जो चैनल पे नए हैं उसको जाके पहले देख लें, तभी ये दूसरा चैप्टर आपको समझ में आएगा, क्योंकि पहला और दूसरा चैप्टर दोनों एक दूसरे से को रिलेट कर रहे हैं। और इसी यूट्यूब चैनल पे जो है NCERT का जो है कक्षाएं प्रारंभ कर दी गई हैं। अतः जो NCERT की कक्षा को देखना चाह रहे हैं वो जाके प्लेलिस्ट बना हुआ है, वो प्लेलिस्ट देख सकते हैं। ठीक, तो जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको हमने साइड में लिख दिया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहली बात अमेरिका के बारे में। अमेरिका, ठीक, तो अमेरिका अमेरिका की खोज किया था। अमेरिका की खोज किया था 1492 में कोलंबस। अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में कोलंबस ने ठीक किया था। ठीक, और अमेरिका का नाम जो है अमेरिका पड़ा था अमेरिगी वेस्पुच्ची। ठीक, इसने जो है अमेरिका महाद्वीप का इसने अमेरिका महाद्वीप का जो है विस्तृत अध्ययन किया था। ठीक, तो इसी के नाम पे अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा। ठीक है, अमेरिका की खोज सन 1492 ईस्वी में कोलंबस ने किया था। ठीक, अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में कोलंबस ने किया था। ठीक, और अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा अमेरिगी वेस्पुच्ची के नाम पे, जिसने अमेरिका महाद्वीप के बारे में विस्तृत अध्ययन किया था। ठीक, इसी के नाम पे अमेरिका का नाम जो है अमेरिका पड़ा। तो अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा अमेरिगी वेस्पुच्ची के नाम पे। ठीक, अब इसका दूसरा कॉलम है उपनिवेश। तो अमेरिका किसका उपनिवेश था? पहली बात, उपनिवेश होता क्या है? उपनिवेश होता क्या है? जैसे भारत जो था वो इंग्लैंड का उपनिवेश था। ठीक, तो इंग्लैंड जो था वो आके भारत पर आधिपत्य किया, यहाँ के आर्थिक संसाधनों का दोहन किया। ठीक, और यहाँ जितनी भी आर्थिक पूंजी इकट्ठा हुई वो था उसको लेके कहाँ चला गया? अपने देश इंग्लैंड गया, और वहाँ औद्योगिक क्रांति में जो है यहाँ के जो कच्चे माल थे उसका उत्पादन किया, जिससे उसकी आर्थिक व्यवस्था डेवलप हुई, और यहाँ की जो आर्थिक व्यवस्था है उसको उसने छीड़ कर दिया। ठीक, तो इसी तरह अमेरिका किसका उपनिवेश था? फ्रांस व इंग्लैंड का। ठीक है, अमेरिका उपनिवेश किसका था? उपनिवेश था, ठीक है, अमेरिका। ठीक, तो फ्रांस व इंग्लैंड का उपनिवेश था अमेरिका। अमेरिका किसका उपनिवेश था? इंग्लैंड और फ्रांस का। ठीक है, अमेरिका किसका उपनिवेश था? इंग्लैंड और फ्रांस का। ठीक, अब इसके बाद आता है ठीक मत, मतलब उस समय ईसाई मत, जैसे ईसाई धर्म में भी कई मत प्रचलित थे, जैसे प्रोटेस्टेंट हो गया, प्लूरिटनो हो गया, एलिंगटन हो गया। ठीक, तो उसी तरीके से जो था अमेरिका किस मत को मानता था? और इंग्लैंड किस मत को मानता था? ठीक है, तो इंग्लैंड के लोग जो थे वो एलिंगटन मत को मानते थे। ठीक, एलिंगटन, ठीक, मत, तथा चर्च की स्वायत्तता को स्वीकार करते थे। स्वायत्तता,
ठीक। और अमेरिका किसको मानता था? प्यूरिटनो, ठीक है। अमेरिका के लोग किस मत को मानते थे? प्यूरिटनो मत को मानते थे, ठीक। और इंग्लैंड के लोग एलिंगटन मत को तथा चर्च की स्वायत्ता को स्वीकार करते थे। इस तरीके से इन दोनों के समाज में भी विभिन्नताएं मौजूद थी, ठीक। अब इसी तरीके से ये लोग ईसाई मत को मानते थे, ठीक है, कि मतलब ईसाई धर्म जो था उस समय बहुत ये क्या नाम है, प्यूरिटिनो, एलिंगटन और प्रोटेस्टेंट में विभाजित था, ठीक। अब उसी तरीके से समाज का डिवीजन देखते हैं, जैसे अमेरिका का समाज कैसा था और इंग्लैंड का समाज कैसा था, ठीक है। समाज जो था उसमें अमेरिकी समाज कैसा था और इंग्लैंड का समाज कैसा था। अमेरिका व इंग्लैंड, ठीक। तो अमेरिकी जो समाज था वो प्रजातांत्रिक मूल्यों पर आधारित था। प्रजातांत्रिक मूल्य पर आधारित, ठीक। अमेरिका जो था वो प्रजातांत्रिक मूल्यों पर आधारित था। वहीं इंग्लैंड इंग्लैंड का समाज क्या था? इंग्लैंड सामंतवादी प्रवृत्तियों का समाज था। सामंतवादी प्रवृत्ति। इंग्लैंड में चाहे अमेरिका में प्रजातांत्रिक मूल्य था, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो सभी के लिए इक्वल राइट थे। जबकि वहीं इंग्लैंड में सामंतवादी प्रवृत्ति का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ भारत में जैसे आप जमींदार को ले लीजिए, जिसके पास बहुत ज्यादा जमीन हो या बहुत ज्यादा पैसा हो, किसी भी प्रवृत्ति में मतलब वो समाज की ऊपरी हिस्से का प्रतिनिधित्व करता हो, चाहे जाति में, चाहे धर्म में, चाहे वर्ग में। वो अगर अपने समाज का ऊपरी हिस्से का प्रवृत्ति करता है तो वो क्या है? सामंतवादी प्रवृत्ति का है, ठीक। अब इसी तरीके से आगे, तो ये जो था समाज में जो विभिन्नता था ये भी स्वतंत्रता का एक कारण बना, कि मतलब अमेरिका जो है प्रजातांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा दे रहा है और इंग्लैंड जो है वो सामंतवादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा दे रहा है, ठीक। अब इसके बाद आगे, इसके बाद आगे है सप्तवर्षीय युद्ध, ठीक। तो सप्तवर्षीय युद्ध ये कब से कब तक चला? 1756 से 63, ठीक है। इसे सप्तवर्षीय युद्ध क्यों कहते हैं? क्योंकि जब इसको आप घटाएंगे तो यहाँ से 56 4 60 और 3 63, यानी 7 वर्ष तक चला, ठीक है। और ये किसके किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था फ्रांस वर्सेस इंग्लैंड, ठीक। सप्तवर्षीय युद्ध किसके बीच में हुआ था? फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में हुआ था। इसमें क्या हुआ? फ्रांस जो है वो पराजित हो गया, ठीक। और इंग्लैंड जो है वो विजयी रहा और फ्रांस को पराजय हाथ लगी, ठीक। तो सप्तवर्षीय युद्ध कब से कब तक चला? 1756 से लेके 1763 ईस्वी तक, 7 वर्षों तक चला, इसीलिए इसको सप्तवर्षीय युद्ध कहते हैं, ठीक। इसमें क्या हुआ? फ्रांस और इंग्लैंड के बीच लड़ा गया, जिसमें फ्रांस की जो है पराजय हुई और इंग्लैंड जो है वो विजित हो गया, ठीक है। अब इसी में प्रोफेसर पैलार्ड का एक कथन है, पैलार्ड का प्रोफेसर पैलार्ड का एक कथन है, फ्रांस की
क्या है, सप्तवर्षीय युद्ध के दौरान जब ये समाप्त हुआ, जब फ्रांस पराजित हो गया, उसी समय प्रोफेसर पैलार्ड का एक कथन है कि फ्रांस की पराजय ने अमेरिकी वासियों की स्वतंत्रता की इच्छा को भड़काया है। मतलब अमेरिकी वासियों के अंतर्गत जो स्वतंत्रता की इच्छा पनप रही थी, उसको हवा दे दिया ये सप्तवर्षीय युद्ध ने, जिसमें फ्रांस की पराजय हुई। तो प्रोफेसर पैलार्ड का एक फेमस स्टेटमेंट है कि फ्रांस की पराजय ने अमेरिका वासियों की स्वतंत्रता की इच्छा को भड़काया है। ठीक, अब इसके बाद क्या है, अगला स्टाम्प एक्ट। अगला क्या है, स्टाम्प एक्ट। ठीक है, स्टाम्प एक्ट। ठीक, ये कब आया, सन 1765 में। ठीक है, 1765 में जैसे स्टाम्प एक्ट जो था वो सप्तवर्षीय युद्ध जो चला था, सप्तवर्षीय युद्ध जो 1756 से 63 के बीच में चला था। ठीक, इसमें जो भी मतलब ब्रिटेन को जो भी युद्ध में नुकसान हुआ, सप्तवर्षीय युद्ध जो 1756 से 63 के बीच चला, उसमें ब्रिटेन को जो भी युद्ध में नुकसान हुआ उसकी भरपाई करने के लिए स्टाम्प एक्ट आया। ठीक है, स्टाम्प एक्ट के समय ये पूछा जाता है कि मतलब ब्रिटेन के पीएम जो थे वो कौन थे। ठीक, तो ब्रिटेन के पीएम कौन थे, ग्रेनविले। ठीक है, ग्रेनविले। ठीक, इन्होंने स्टाम्प एक्ट लाया 1765 में। इसमें क्या था कि जो भी मतलब ये क्या नाम है, स्टाम्प जो भी ये क्या है, सभी जो है अदालती कागजों पर 20 सीलिंग की मुद्रा जो है वो अनिवार्य कर दिया। ठीक है, तो स्टाम्प एक्ट क्या था, जो सप्तवर्षीय युद्ध चला था 1756 से 63 के दौरान, जिसमें ब्रिटेन को जो भी नुकसान हुआ था उसकी भरपाई करने के लिए उसने क्या किया, स्टाम्प एक्ट लाया। ठीक है, स्टाम्प एक्ट के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, ग्रेनविले थे। ठीक, तो स्टाम्प एक्ट था क्या कि जितनी भी सभी जो भी अदालती कागजें हैं उस पे 20 सीलिंग, सीलिंग क्या थी उस समय, जो ब्रिटेन के औपनिवेशिक देश थे वहां पे जो भी मुद्राएं चलती थी, औपनिवेशिक देश की मुद्रा। ठीक, औपनिवेशिक देश की जो मुद्रा थी वो क्या थी, सीलिंग थी। ठीक, स्टाम्प एक्ट में 20 सीलिंग की जो है अनिवार्य कर दिया जो भी अदालती कागजें हैं उन पे। ठीक, अब इसके आगे 1767 में उपभोक्ता वस्तु, इसमें क्या क्या आएगा, शीशा। ठीक, शीशा, चाय, रोगन व कागज पर कर लगाया। ठीक है, सन 1767 ईस्वी में उपभोक्ता वस्तु पे जो है ब्रिटेन की संसद ने, ब्रिटेन
की संसद जब स्टाम्प एक्ट से भी इसकी युद्ध में हुई क्षतिपूर्ति नहीं हो पाई तो ब्रिटेन की संसद ने सन 1767 ईस्वी में उपभोक्ता वस्तु पे कर लगाया, जिसमें क्या था, सीसा, चाय, रोगन व कागज पे कर लगाता है। ठीक, अब इसके बाद आ जाइए कि बोस्टन टी पार्टी की घटना क्या थी। अमेरिकी इतिहास की जो है एक लैंडलाइन घटना, जहां से माना जाता है कि मतलब अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का जो है शुरुआत एकदम अच्छे तरीके से हो गया। वो क्या था, बोस्टन टी पार्टी की घटना। ठीक, तो बोस्टन टी पार्टी की घटना था क्या, जैसे क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो भारत से चाय को जो है वो चीन ला रही थी। ठीक, भारत से चाय को जो है वो अमेरिका में ला रही थी। ठीक है, अमेरिका में बेचने का एकाधिकार हो गया। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से जो भी मतलब चाय उत्पादित होते थे उसको अमेरिका में ले जाके बेचने का अधिकार हो गया। और ये कब की घटना है, सन 1773 की। ठीक है, सन 1773 ईस्वी की घटना है। ठीक, तो जब ये 1773 ईस्वी में जब जहाज जो है वो अमेरिका अमेरिका में पहुंचा तो वहां के जो नागरिक थे, रेड इंडियन, उन्होंने चाय की जो पेटी थी, चाय की पेटी उसको समुद्र में फेंक दिया। क्या किया, समुद्र में फेंका। ठीक है, और इसी घटना के बाद जो है अमेरिका में स्वतंत्रता की लहर दौड़ गई, जिसे हम लोग अमेरिका इतिहास में 1773 की घटना को 1773 की घटना को 1773 की घटना को बोस्टन टी पार्टी के नाम से जानते हैं। बोस्टन टी पार्टी की घटना के नाम से जानते हैं। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है, महादेशी सम्मेलन। ठीक, तो महादेशी सम्मेलन कितने हुए, दो हुए। ठीक है, ये दो महादेशी सम्मेलन हुए, पहला और दूसरा। पहला कब हुआ, 5 सितंबर 1774 को। ठीक, और दूसरा कब हुआ, 4 जुलाई 1786 ईस्वी को। ठीक है, और ये कहाँ आयोजित हुआ, फिलाडेल्फिया शहर में। ठीक है, 5 सितंबर 1774 को फिलाडेल्फिया शहर में आयोजित हुआ। पहला वाला इसलिए आयोजित हुआ था कि जो था पहले वाला जो था पहला महाद्वीपीय सम्मेलन 5 सितंबर 1774 ईस्वी को फिलाडेल्फिया शहर में आयोजित हुआ। ठीक, इसमें क्या था कि मतलब ब्रिटिश साम्राज्य की नीति का विरोध करना। ठीक, और व्यापार पर एकाधिकार का भी विरोध। ठीक, तो महाद्वेशी सम्मेलन जो था वो दो हुए। कब हुआ, 5 सितंबर 1774 ईस्वी को हुआ, और दूसरा वाला 4 जुलाई 1776 ईस्वी को हुआ। ठीक है, तो 5 जुलाई जो 5 सितंबर 1774 को जो हुआ वो फिलाडेल्फिया शहर में आयोजित हुआ, ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियों का विरोध करने के लिए, और साथ ही व्यापार पर जो एकाधिकार था उसका भी विरोध करने के लिए। क्या हुआ, फिलाडेल्फिया शहर में 5 सितंबर 1774 को प्रथम महादेशी सम्मेलन आयोजित हुआ। ठीक, अब
18 अप्रैल 1775 ईस्वी को क्या हुआ था? 18 अप्रैल 1775 ईस्वी को क्या हुआ? ब्रिटेन वर्सेस उपनिवेश। यहाँ उपनिवेश का मतलब क्या था? अमेरिका से था, ठीक है, अमेरिका से था, ठीक है ना। इनके बीच में जो है पहला संघर्ष हुआ, ठीक, पहला संघर्ष हुआ, ठीक है। पहला संघर्ष 18 अप्रैल 1775 को ब्रिटेन और उपनिवेश के बीच में जो है पहला संघर्ष हुआ, ठीक है। स्वतंत्रता के लिए अमेरिकी उपनिवेश ने पहली बार जो संघर्ष किया 18 अप्रैल 1775 को किया, ठीक है। अब 4 जुलाई 1776 को महाद्वेशी सम्मेलन जो है दूसरा वाला आयोजित हुआ, लेकिन वो भी किस शहर में आयोजित हुआ? फिलाडेल्फिया शहर में, ठीक, फिलाडेल्फिया शहर, ठीक है। फिलाडेल्फिया शहर में ये भी आयोजित हुआ, ठीक है। इसमें टॉमस जेफरसन द्वारा स्वतंत्रता का घोषणा पत्र, स्वतंत्रता का घोषणा पत्र, ठीक है। टॉमस जेफरसन द्वारा जो 4 जुलाई 1776 को फिलाडेल्फिया शहर में जो द्वितीय महाद्वीपीय सम्मेलन आयोजित हुआ था, उसमें टॉमस जेफरसन द्वारा स्वतंत्रता का घोषणा पत्र पढ़ाया गया, जिसमें अमेरिकी स्वतंत्रता का घोषणा कर दिया गया। इसीलिए 4 जुलाई को हम लोग 4 जुलाई को क्या है, अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस, इसलिए 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। जैसे भारत में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, उसी तरह 4 जुलाई को अमेरिका में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 4 जुलाई को ही थॉमस जेफरसन द्वारा अमेरिका में स्वतंत्रता की घोषणा की गई, ठीक है। अब इसके बाद इससे रिलेटेड जो है छोटे छोटे फैक्ट हम देख लेते हैं, ठीक। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम समाप्त। अमेरिका का जो है वो स्वतंत्रता संग्राम जो है वो समाप्त हो जाता है 3 फरवरी 1783 को पेरिस की संधि से, ठीक है, पेरिस की संधि से, ठीक। अमेरिका में जो स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था उसकी पूर्णतः समाप्ति जो है, उस तरीके से अमेरिका का जो स्वतंत्रता जो मिल गई थी वो 4 जुलाई 1776 को ही मिल गई थी, ठीक। लेकिन जो है अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम पूर्ण रूप से जो समाप्त हो गया वो कब हुआ? 3 फरवरी 1783 को। ये जो पेरिस की संधि है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 3 फरवरी 1783 को पेरिस की संधि से जो है अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम पूर्ण रूप से समाप्त हुआ। अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट है, जैसे अमेरिकी उपनिवेश के समय अमेरिकी उपनिवेश के समय जो है सेनापति कौन था? उपनिवेश के समय सेनापति जॉर्ज वाशिंगटन, ठीक, ठीक। अमेरिकी उपनिवेश के समय जो है सेना का नेतृत्व किसने किया था? जॉर्ज वाशिंगटन ने किया था। तो जॉर्ज वाशिंगटन जो है अमेरिका के पहले राष्ट्रपति हुए बने। ये क्या बने? अमेरिका के फर्स्ट राष्ट्रपति, ठीक है। अमेरिकी उपनिवेश के समय सेना का नेतृत्व किसने किया था? जॉर्ज वाशिंगटन ने। इसीलिए अमेरिका के जो है पहले राष्ट्रपति भी कौन बने? जॉर्ज वाशिंगटन बने, ठीक है। अब इसके बाद अब अमेरिका का
संविधान निर्माण निर्माण और एक होता है अमेरिका का संविधान लागू। ठीक है, अमेरिका का जो है संविधान का निर्माण कब हो गया? सन 1787 ईस्वी में। ठीक, और लागू कब हुआ? 1789 ईस्वी में। ठीक, और अमेरिका का जो संविधान है वो विश्व का प्रथम लिखित संविधान है। ठीक है, तो अमेरिका का संविधान निर्माण कब हुआ? 1787 ईस्वी में, और लागू कब हुआ? 1789 ईस्वी में। जैसे भारत का संविधान जो है, मान लीजिए क्या नाम है, 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ और लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। उसी तरह अमेरिका का जो संविधान है वो 1787 ईस्वी को निर्माण हो गया और उसको लागू किया गया 1789 ईस्वी में। और विश्व में पहली बार जो है लिखित संविधान का कॉन्सेप्ट कौन दिया? अमेरिका दिया। ठीक, जिसके बाद उस समय एक नारा दिया गया था, प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं। ये कौन कहा था? सैमुअल 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 एडम्स ने। ठीक है, प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं, ये किसका नारा था? सैमुअल एडम्स का। सैमुअल एडम्स ने नारा दिया था कि अगर संसद में कोई प्रतिनिधि नहीं है तो हम कर क्यों देंगे। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं। ठीक, अब इसके बाद फिर व्यक्तिगत शासन का समर्थन करता था। व्यक्तिगत शासन का समर्थक कौन था? तो इंग्लैंड का राजा था राजा चार्ल्स थर्ड था। ठीक है, प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया था? सैमुअल एडम्स ने दिया था। व्यक्तिगत शासन का समर्थन किया था कौन? इंग्लैंड का राजा जो था वो चार्ल्स थर्ड था। ठीक, अब एक आता है कि लेसेस फायर का सिद्धांत किसने दिया था? लेसेस फायर का जो है वो सिद्धांत किसने दिया था? ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? मुक्त व्यापार। मुक्त व्यापार। ठीक है, तो लेसेस फायर का सिद्धांत किसने दिया था? एडम स्मिथ। ठीक है, एडम स्मिथ। इन्हें क्या कहा जाता है? अर्थशास्त्र का पिता कहते हैं। ठीक है, अर्थशास्त्र का शास्त्र का पिता। ठीक है, तो लेसेस फायर का सिद्धांत या मुक्त व्यापार का सिद्धांत किसने दिया था? एडम स्मिथ ने। इसे अर्थशास्त्र का पिता कहते हैं। व्यक्तिगत शासन का समर्थन कौन करता था? इंग्लैंड का जो राजा था चार्ल्स थर्ड, वो व्यक्तिगत शासन का समर्थन करता था। ठीक, से जो है पत्रिका 1776 ईस्वी में थॉमस पेन की है। ठीक है, ये कॉमन सेंस पत्रिका जो है 1776 ईस्वी में थॉमस पेन की है। ठीक है, द राइट ऑफ मैन के लेखक कौन है? थॉमस पेन। ठीक है, द राइट ऑफ मैन के लेखक कौन है? थॉमस पेन है। ठीक, चलो बंद करो हो गई। कॉमन सेंस जो पत्रिका निकाली गई थी वो 1776 ईस्वी में थॉमस पेन के द्वारा निकाली गई थी। ठीक, द राइट ऑफ मैन के लेखक कौन है? थॉमस पेन है। ये थॉमस पेन है और ये थॉमस पेन है। ठीक, अब 1782 ईस्वी में आयरलैंड की संसद को स्वतंत्रता दी गई थी। कब है? 1782 ईस्वी में आयरलैंड की संसद को स्वतंत्रता दी गई थी। ठीक, 1793 ईस्वी में कैथोलिक आयरिश लोगों को मताधिकार दिया गया था। इसके पहले उनको मताधिकार से वंचित किया गया था। क्यों? धार्मिक कारण के आधार पर कैथोलिक आयरिश लोगों को जो है मताधिकार से वंचित रखा गया था 1793 तक। ठीक, और 1800 ईस्वी में आयरिश संसद को वेस्टमिनिस्टर संसद से जोड़ा गया। उस समय जो ब्रिटेन में जो संसद थी वो वेस्टमिनिस्टर जगह पे थी, इसीलिए ब्रिटेन की संसद को वेस्टमिनिस्टर संसद कहते हैं। ठीक, तो 1800 ईस्वी में आयरिश संसद को वेस्टमिनिस्टर संसद से जोड़ा गया था। इसके पहले सिर्फ आयरिश लोगों पे वो अधिकार करते थे, वहां के लोगों को संसद में प्रतिनिधित्व तो नहीं था। लेकिन सन 1800 ईस्वी में आयरिश संसद में
वेस्ट आयरिश संसद को वेस्टमिनिस्टर संसद से जुड़ा गया ताकि यहाँ के लोग भी वहाँ उस संसद में जाके अपनी कार्यवाहियों को रख सकें, ठीक है। और ब्रिटेन की कार्यवाही का विरोध किया था, ब्रिटिश की कार्यवाही का विरोध करने के लिए उन लोग क्या किए थे, स्वाधीनता की पुत्र एवं स्वाधीनता की पुत्रियां नामक जो है संस्था स्थापित किए, ठीक ठीक। ब्रिटिश की कार्यवाहियों का विरोध करने के लिए स्वाधीनता की पुत्र एवं स्वाधीनता की पुत्रियां नामक जो है संस्था स्थापित किए, ठीक। और दो पॉइंट ये है कि जैसे अमेरिका में जो उस समय मताधिकार होता था उस किसके बेस पे हुआ था, संपत्ति के बेस पे होता था, ठीक। अमेरिका में जो मताधिकार होता था वो संपत्ति के बेस पे था, ठीक। और अमेरिका में मत देने का अधिकार किसको नहीं था, महिलाओं को नहीं था और दासों को नहीं था, ठीक है। अमेरिका में मताधिकार का निषेध किसके लिए था, महिलाओं के लिए था और दासों के लिए जो मत का निषेध था, ठीक। तो इस तरीके से आज का टॉपिक खत्म होता है और इसके आगे हम लोग धीरे धीरे ऐसे ही कंटिन्यू करते हुए SCERT क्लास 9 की जो है आने वाले चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जाके उस प्लेलिस्ट को देख लें, ठीक। और इसी प्लेटफॉर्म पे जो है NCERT की कक्षाएं संचालित हो रही हैं, तो अगर जिनको देखना है वो जाके उसे भी देख लें, ठीक है। ठीक, जय हिंद।